So this I was going to start it out. The thing that हम इस आज की सेशन में पढ़ेंगे कुछ हाई क्वालिटी मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ पार्ट्स हैं जिसके लिए बहुत एसेंशियल चीजें होती हैं. द फर्स्ट थिंग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट एसेंशियल, लेकिन अगर हो आपके पेपर में तो बहुत अच्छा है. ठीक है. बहुत सारे मेटा आप लोग पढ़े भी होंगे जिसमें ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं होते. ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट डिपेंड करता है अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नल्स. कुछ जर्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने पेपर के साथ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देना ही देना है. इन कुछ सम जर्नल्स डोंट वांट ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट विद दैट. ठीक है. तो वो उसकी बेस पे होते हैं. एंड देन मेन कंपोनेंट जो है हमारा वो है प्रिज्मा फ्लो डायग्राम. ठीक है. प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है फॉर अ मेटा सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस. अगर हमारे पास प्रिज्मा फ्लो चार्ट नहीं होगा उसके बगैर हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू नहीं होता. ठीक है. क्योंकि हमारा जो प्रिज्मा का चेक सिस्टमैटिक रिव्यूज की जो रिपोर्टिंग हम करते हैं वो मोस्टली प्रिज्मा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग करते हैं. एंड प्रिज्मा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं तो उसका एक मेन कंपोनेंट है टू रिप्रेजेंट योर स्टडी सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम्स. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास प्रिज्मा फ्लो डायग्राम हो. देन समरी टेबल्स में हमारे पास क्या आता है अगर आप लोग को याद हो. मेरे लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ टू एक्सपेक्ट द डेटा. ठीक है. तो जब जो डेटा हम एक्सपेक्ट करते हैं इनटू एक्सेल शीट उसको हम फॉर्मेट करते हैं क्लीन क्लीन वे में ताकि हम उसको उनमें से हमने अपना डेटा एक्सपेक्ट करा है चाहे वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा जो होता है हमारा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अवर मेटा एनालिसिस. देन द फोर्थ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने अपने लास्ट सेशन में पढ़ी होगी हाउ टू मेक अ फॉरेस्ट प्लॉट एंड फनल प्लॉट इन योर रिजल्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीजें हमारे पास एक अच्छे मेटा एनालिसिस में ये सारे कंपोनेंट्स होना बहुत जरूरी है. ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट का क्या पर्पस है. ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट हमारे पेपर की समरी बताता है कि हमारे पेपर की समरी क्या है. द सेकंड थिंग इज कि की मैसेज बताता है और दूसरा हमारे पेपर की हमारे मैन्युस्क्रिप्ट की विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी को जनरेट करता है. मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शो करती हूँ फॉर अ मेटा एनालिसिस अ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट. अच्छा जी. आई होप दिस पिक्चर इज क्लियर. क्योंकि ये एक पेपर ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें इन्होंने अपना प्रोसीजर बताया हाउ कि इन्होंने अपना पूरा जो इनका प्रिज्मा फ्लो चार्ट था उसको कॉपी करके शो किया कि हमने इससे पेपर सेलेक्ट करे. एंड देन दे हैव शोड इन द ग्राफिकल एस्पेक्ट कि इनका पेपर का असल मकसद क्या था. ठीक है. तो ग्राफिकली विजुअल करना है आप बताना है आपने कि आपने किस तरह काम किया और आपके रिजल्ट्स क्या. ठीक है. यूजुअली हम अपना फ्लो चार्ट भी बनाते हैं कि हमने क्या 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 काम करा है उसके थ्रू पे अपने रिजल्ट. यूजुअली ग्राफिकल एस्पेक्ट के अंदर हमारे ही पेपर में जो रिजल्ट रिपोर्ट हुए हुए होते हैं ना उसी को हम विजुअलाइज कर उसी की समरी जो है वो हम ग्राफिकल एस्पेक्ट में दे रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा एस्पेक्ट होता है टेक्स्ट वाला एस्पेक्ट दैट इज इन अ टेक्स्ट पैटर्न. उसमें आपने देखा होगा कि हमारे रिजल्ट्स की इंट्रोडक्शन की मेथोडोलॉजी की रिजल्ट की समरी होती है. ठीक है. हमने उसी पूरे पेपर हमारे पूरा मैन्युस्क्रिप्ट का जो हमारा पार्ट है उसको हमने कंसाइज किया होता है 300 250 to 300 वर्ड्स के अंदर. सिमिलर मेथड में जो हमारे रिजल्ट्स में या मेथोडोलॉजी में जो भी पिक्चर्स होती हैं उन्हीं पिक्चर्स की हेल्प से हम एक ग्राफिकल एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है इन अ ग्राफिकल फॉर्म. ये एक एग्जाम्पल है. ये एक invite इसको छोटा करके भी दिखा देती हूँ.
ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो रही है पिक्चर। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राफिकल एस्पेक्ट की एग्जांपल मैं आपके साथ शो कर रही हूँ। तो दिस इज हाउ ग्राफिकल एस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट। द नेक्स्ट थिंग इसका अच्छा, ग्राफिकल एस्पेक्ट आप कैसे बना सकते हैं? ग्राफिकल एस्पेक्ट्स कैन बी मेड यूजिंग बायोरेंडर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एडोब इलस्ट्रेटर, कैनवा। ठीक है। अ, एक चीज आप लोगों को हमेशा जब भी आप ग्राफिकल एस्पेक्ट या कोई भी इमेज जनरेट कर रहे हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सिंपल हो, क्लीन हो। ठीक है, आपकी ग्राफिकल एस्पेक्ट के अंदर आपकी पीको फ्रेमवर्क मेंशन हुए हुए हो, आउटकम्स मेंशन हुए हुए हो, की फाइंडिंग मेंशन हुए हुए हो। एंड दूसरा, सिंपल एंड क्लीन तो रखना ही रखना है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी हम जो भी चीज में ऐड कर रहे हैं वो क्लीन हो, क्लीन इन द सेंस कि ब्लर ना हो। ठीक है, अगर उसको जूम करने पे पिक्चर फटे ना, पिक्चर की ब्लर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम उस पर कोई चीज लिख रहे हैं या कोई चीज लिखी हुई है उसके अंदर, तो वो टेक्स्ट आपका इतना, टेक्स्ट का साइज ऐसा हो कि वो क्लियर पिक्चर हो। मैं आप लोगों के साथ, आई डोंट हैव एनी ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ अ मेटा एनालिसिस राइट नाउ। ठीक है, तो आप इसको बायो रेंडर भी बना सकते हैं, लेकिन बायो रेंडर की लिमिटेशन आती है हमारे पास। ये बायो रेंडर इज नॉट अप, हम सबको बायो रेंडर का पेड वर्जन एक्सेस नहीं होता। ठीक है, और जो फ्री बायो रेंडर का वर्जन है उसमें बहुत सारा कॉपीराइट के इश्यूज आते हैं, तो आपको उनको साइड करना होता है, बहुत सारी लिमिटेशंस आती है। प्लस जो फ्री वर्जन है उनकी जब आप पिक्चर सेव करते हो तो उसकी रेजोल्यूशन में और उसके जूम करने पे काफी आपके पिक्सल्स फटते हैं। ठीक है। The second is Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint is one of the most easy to use, user friendly tool to make any graphical effect. ठीक है। तीसरा, अगर किसी को ग्राफिकल एस्पेक्ट मतलब बहुत अच्छा हैंड्स ऑन है ग्राफिक्स में या ग्राफिकल डिजाइनिंग में, तो वो फिर एडोब इलस्ट्रेटर से भी बना सकता है। द थर्ड इज कैनवा। कैनवा का भी वही इशू आता है कि कैनवा अगर पेड है किसी के पास तो वेरी गुड, अगर फ्री वर्जन ऑफ कैनवा है तो उसकी जो वो है फीचर्स हैं, लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होते हैं फ्री वर्जन। तो उसमें भी हो सकता है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पिक्सल्स का या डीपीआई का रेजोल्यूशन का फर्क आ सकता है। फॉर मी, अगर मुझे ग्राफिक इलास्टिक बनाना होगा तो आई वुड एब्सोल्युटली गो विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मेक। मैं आपको ना एक बना के भी बता देती हूँ कि हमने किस तरह बनाने हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ही पावर पॉइंट खुली हुई है, मैं नए डिजाइन में जाऊंगी। ठीक है, आई विल जस्ट सिलेक्ट अ ब्लैंक लेआउट। ठीक है, मैंने यहाँ से अपना एक ब्लैंक लेआउट चूज किया। यूजुअली आपके जो भी रिक्वायर्ड जर्नल्स होते हैं उनमें ग्राफिकल एस्पेक्ट का रेशो दिया हुआ होता है, मतलब साइज दिया हुआ होता है कि आपने ये साइज की इमेज आपने जमा करवानी है। तो वो जो भी आपके जर्नल का साइज होगा, आप अपना बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से डिजाइन पे जाके अपने स्लाइड का साइज चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर आप अपने स्लाइड का साइज कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नल रिक्वायरमेंट्स। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, मैं सिमिलरली यहाँ से अपना कोई भी एक रेंडमली प्रिज्मा फ्लो चार्ट खोलती हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रिज्मा खुल गया। रैंडम मैंने यहाँ से खोला है। मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस ए करूंगी, स्किप करूंगी। यूजुअली हम इसको ब्लॉक, हमारे पास, हम यहाँ से पेस्ट कर दें। अच्छा, अब अभी देखें मेरा जो है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट एज इट इज पेस्ट हो गया है। ठीक है, इसको मैं अगर जूम इन करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो चीजें लिखी हुई क्लीन एंड क्लियर है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपकी क्लीन एंड क्लियर नहीं है, सपोज मेरा स्क्रीन थोड़ा ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको एडजस्ट करना है ताकि मेरा नीचे आ जाए। उसके बाद मैं ये काम कर सकती हूँ कि मेरे पास जितना भी पार्ट है
इस सबका साइज 9 है, ठीक है। तो मैं इसको सबको जाके 12 कर लूंगी, ताकि मैं 12 होगा, बड़ी पिक्चर होगी तो क्लीन होगी, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा तो मेरे एरोज ऊपर नीचे हो गए, तो मैंने इसको जाके अपना अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ये तो मेरा एक पैनल बन गया। उसके बाद आप एक और इस पूरे इसको एक बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। लेट सपोज आपने एक शेप ले लेना है, एंड आप इस पूरे को शेप में बना लेंगे। ठीक है, तो इस शेप को मैंने फॉर्मेट कर लेना है। शेप फिल पे जाके आपने इसको नो फिल करना है, तो आपका शेप बिल्कुल इस तरह हो गया। इसका जो आउटलाइन है, इसको आप कोई भी कलर अपना अकॉर्डिंगली, ऑरेंज देना चाहें, ब्लू देना चाहें, जो भी देना चाहें दे दें। ठीक है, उसके बाद आप एरो बना लें। आप शेप पे जाएंगे, आपको एरो वाला सिंबल मिल जाएगा। आपने एक एरो बना लिया। यहाँ पे आपने अपना एक और पैनल बना लिया, उसमें आपने अपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो डाल दिए। लेट सपोज आपने अगर लेट सपोज आपने यहाँ पे एक और शेप एंटर करना है। ठीक है, इसको भी आपने शेप फॉर्मेट में जाके इसकी फिल से आपको नो फिल करना है। ये नो फिल हो गया। अब इसमें आप अपना कोई भी क्या कहते हैं, रिजल्ट, फॉरेस्ट प्लॉट, फाइनल प्लॉट, या जो भी आपका रिजल्ट है वो आप इस पे डाल दें। एक और एरो ना भी डालें, आप एक और पैनल बना लें, एरो शो करके आपने इसका फाइनल प्लॉट बनाया है। या अगर आपने कोई मैकेनिज्म स्टडी करी है तो वो आप इसमें डाल दें, बट मेक श्योर करें कि अगर आपकी पिक्चर जूम भी हो तो आपकी पिक्चर इसको सेफ हो और क्लियर हो। ठीक है, इसको फिर आपने कंट्रोल प्लस, जब आप सब कुछ पूरा पावर पॉइंट पे बना लेंगे, ग्राफिकल एस्पेक्ट, आप इमेज भी डाल देंगे। अगर आपने नेट से कोई इमेज बनाई है, बिटमैप, बायो कैनवा से कोई पिक्चर उठाई है, अगर आपने कोई इमेज डालनी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन का पिक्चर डालनी है, तो हम हमेशा गूगल इमेज से उठाते हैं, लेकिन हम वो इमेजेस उठाते हैं जो कि फ्री होती हैं। ठीक है, जो कि इस पे कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो आपने वो चीजें उठा के इसमें ग्राफिकल एस्पेक्ट में डालनी है। एंड देन आप फिर अपना ये पूरा कंट्रोल प्लस ए करें, जो भी आपने किए। आपने वर्ड की फाइल खोलनी है, जो भी आपकी वर्ड की फाइल थी। लेट सपोज मैं यहाँ से, ठीक है, इस पे आप जाएंगे, पेज स्पेशल पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके एक बिट मैप इमेज का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिट मैप का ऑप्शन आ रहा है, बिट मैप से पेस्ट कर देंगे तो ये आपका एज इट इज पिक्चर, बगैर हिले जुले, सही है, जो भी आपकी पिक्चर होगी बगैर छोटे बड़े हुए, एज एन इमेज आपके वर्ड पे आ जाएगी, और उसके ऊपर आप ग्राफिकल एस्पेक्ट मेंशन कर दें। ठीक है, तो आप इस तरह इसको अपने वर्ड वर्ड में एम्बेड कर सकते हैं। यहीं से इस पिक्चर को आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज पिक्चर करके इसको अपने पास उस पे किसी भी फॉर्मेट में, जो भी आपका पीएनजी है, जेपीजी है, टिफ फॉर्मेट है, जो भी आपको फॉर्मेट में सेव करना है, उस फॉर्मेट में हम यहाँ से पीएनजी में, जीपीजे में, ठीक है, टिफ में, टीआईएफएफ में, एसवीजी में, जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है जर्नल के लिए, उसमें आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं सेव नहीं कर रही हूँ, बट आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने ग्राफिकल एस्पेक्ट किस तरह बनाने। नाउ कमिंग बैक टू माय, ठीक है। अच्छा, द मेन कंपोनेंट जो हमारा बहुत जरूरी होता है वो होता है प्रिज्मा फ्लो चार्ट। प्रिज्मा फ्लो चार्ट का पर्पस क्या होता है
कि वो बताता है कि आपने स्टडी सेलेक्ट किस तरह करी है। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज आपने जब रिजल्ट को सेव किया, आपके पास 1000 पेपर्स है, फिर आपने उसकी स्क्रीनिंग करी। ठीक है, तो जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है वो चीज़ आप प्रिज्मा फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई विल जस्ट ओपन माई प्रिज्मा फ्लो चार्ट ओवर हेयर। ठीक है, आप ये चीज़ देख सकते हैं। हमारे पास प्रिज्मा फ्लो चार्ट की वेबसाइट है, प्रिज्मा की वेबसाइट है, उस पर प्रिज्मा का ये वाला टेम्पलेट वर्ड की फाइल में अवेलेबल है। तो आप में से किसी को भी अगर प्रिज्मा फ्लो चार्ट चाहिए है या बनाना हो तो आपने कुछ नहीं करना, सिमिलर प्रिज्मा फ्लो चार्ट डाउनलोड। ठीक है, प्रिज्मा की वेबसाइट पे जाएंगे हम। ये देखिए मेरे पास पहली आ। ठीक है, प्रिज्मा 2020 फ्लो डायग्राम, आपने प्रिज्मा स्टेटमेंट की वेबसाइट है। ये मैं वेबसाइट जो है चैट बॉक्स में मेंशन भी कर रही हूँ, और मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन में भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रिज्मा की फ्लो डायग्राम के अवेलेबल हैं, फ्लो डायग्राम के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा बेसिस और रजिस्टर से सर्च किया हुआ है कोई चीज़, तो उसका सैम्पल आपको वर्ड की फॉर्मेट में उसका एक अलग टेम्पलेट होगा। अगर आपने आपकी सर्चिंग डेटा बेसिस रजिस्टर्स और किसी और वेब सोर्सेस से भी है तो उसका एक अलग है। अगर आप कोई अपडेटेड सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं तो उसका एक अलग टेम्पलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, और इनके पास भी इन्होंने बताया है कि आप जो है इस ऐप पे जाके भी अपना प्रिज्मा फ्लो चार्ट जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वर्ड डाउनलोड करती हूँ, वर्ड वाला, और मैं आपको नहीं दिखा। ये देख, ठीक है, ये आपके पास एक टेम्पलेट अवेलेबल होता है इंटरनेट से, आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना है। आप आपने फॉर एग्जांपल पबमेड से सर्च करा और आपके पास 200 पेपर, लेट सपोज 1000 पेपर्स है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, आपने अगर किसी कोई रजिस्टर्ड है, फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल की वेबसाइट हो गई, या अगर आप यहाँ पे आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं, पबमेड फॉर एग्जांपल आपने पबमेड से 1000 पेपर्स लिए, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है पबमेड। ठीक है, रजिस्टर्स या पबमेड के अलावा जो भी आपके अपने डेटाबेस से सर्च करें, स्कोपस, आपको सबका अलग अलग नाम मेंशन करना है। और हर हर डेटाबेस में आपको जो भी पेपर्स अवेलेबल हुए हैं, 500 हुए हैं, जितने भी हुए हैं, वो आपने नंबर मेंशन कर जाना है। फिर आपने जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव किए होंगे, जितने भी डुप्लीकेट्स आए होंगे, वो आपने मेंशन करना है। अगर कोई आप ऑटोमेशन टूल यूज़ कर रहे हैं, रयान वगैरह, उसमें से अगर कोई चीज़ इनएलिजिबल मेंशन हुई, वही मेंशन करना है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे वाला, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी और रीजन से आपने कहा कि भाई ये पेपर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आपने फिर वो नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन करने। ठीक है, उसके बाद इन सबको आपने माइनस करके, मतलब अगर हमारे पास टोटल 1500 पेपर्स थे, उसमें से हमने ये वाला नंबर माइनस करने के बाद जो पेपर्स बचे होंगे उनका नंबर अपने यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर उसमें से आपने रिकॉर्ड्स जो एक्सक्लूड करे जिस भी रीजन से, वो अपने यहाँ मेंशन करना है। फिर आपने रिट्रीव कितने करे, मतलब हम फॉर एग्जांपल हम स्क्रीन करते हैं, स्क्रीनिंग पे मुझे फॉर एग्जांपल 100 पेपर समझ आए मेरे टॉपिक से रेलेवेंट, ठीक है, जिसका मैं फर्दर फुल टेक्स्ट स्क्रीनिंग करूंगी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करना। आप चाहें तो आप इसमें से एक पार्ट अपने हिसाब से, फिर जो रिपोर्ट्स नहीं रिट्रीव की गई उसका आपने यहाँ पे लिखना है। फिर कौन कौन से पेपर्स जो एलिजिबिलिटी के लिए एसेस किए गए हैं उनका रीजन मेंशन करना है।
आपके पास रीजन क्या हो सकता है कि हमारे पास रॉन्ग पॉपुलेशन है, मतलब मेरा टॉपिक था ब्रेस्ट कैंसर पे, मेरे पास जो पेपर आया है वो लंग कैंसर के ऊपर आया है, ठीक है। या अगर कोई बंदा डिप्रेशन पे काम कर रहा है और उसके पास जो पेपर्स आए हैं वो डिप्रेशन में नहीं है, किसी और मेंटल डिसऑर्डर पर आए, तो वो रीजन लिख सकते हैं कि अदर डिसऑर्डर। ठीक है, ये चीजें हो गई। आई होप सो कि यहाँ तक सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस तरह आपने अपने पास चीज़ें रिपोर्ट करनी होती। मैं क्या करती हूँ यूजुअली, या तो आप एक टेम्पलेट पहले एक्सेल पे टेम्पलेट बना लें, ठीक है, ये सब चीज़ें पहले एक्सेल पे नोट कर लें, और फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पे नंबर्स डालते रहें। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आपके नंबर्स एग्जैक्ट हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने 45 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा, और यहाँ पे जो है 105 होना चाहिए था लेकिन वो 105 नहीं हुआ, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है कि आप आपके पास जो पेपर्स बचेंगे प्लस माइनस होते होते नंबर्स जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1000, लेट सपोज ये 1500 पेपर्स हैं, इसमें से मैंने डुप्लीकेट्स जो हैं वो 20 रिमूव कर दी, या मैंने 200 डुप्लीकेट्स रिमूव कर दी, ठीक है, तो मेरे पास पीछे कितने बच जाएंगे? 1300। कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये हमारे पास उसके उस 1300 में से मैंने अगर 1000 एक्सक्लूड कर दिए किसी भी रीजन से कि भाई मेरे आउट ऑफ द टॉपिक थे, मेरे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं थे, ठीक है, तो मैं पीछे कितने बच गए? 300 बच गए, ठीक है। ये वाला पार्ट हम नहीं मेंशन करते, हम रिट्रीवल वाला, तो और मैंने यही 300 पेपर जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए चेक करें। और मेरे पास एक्सेप्टेड पेपर्स कितने? लेट सपोज 100 या 15, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो रीजन से एक्सक्लूड हुए होंगे, ये मेक अप टू 300 होने चाहिए हर हाल में, मतलब 15 और उसके बाद जो बाकी के नंबर्स हैं यहाँ पे मेकअप होने चाहिए कि इस 15 को और यहाँ पे सारे नंबर्स को मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे 300 आना ही आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लोगे आपने दो चीजें लिखी हुई, स्टडीज इंक्लूडेड इन रिव्यू, रिपोर्ट्स ऑफ इंक्लूडेड स्टडीज। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ही पेपर के अंदर दो रिपोर्ट्स मौजूद होती है, मतलब कि हमारे पास दो मेटल की चीजें आ रही होती हैं, एक ही स्टडीज में हमारे पास दो आउटकम्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सही है। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने 15 पेपर्स एक्सपेक्ट किए, उसमें से मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा फॉर मेटा एनालिसिस सिर्फ 10 पेपर्स में मेंशन है, ठीक है, बाकी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि रिपोर्ट्स ऑफ इंक्लूडेड स्टडीज फॉर मेटा। तो मैंने मेटा एनालिसिस में सिर्फ 10 पेपर्स इंक्लूड करना है, क्योंकि बाकी मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा मौजूद नहीं, मेरे पास वो नंबर वाला डेटा मौजूद नहीं था, तो मैं उनको मेटा के लिए इंक्लूड नहीं कर सकती। तो हम अगर हम सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस दोनों कर रहे हैं तो हम ये दोनों चीज़ रिपोर्ट करेंगे। अगर हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं हम ये वाली चीज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर हम सिर्फ मेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये वाली चीज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका मेन गोल क्या है। नेक्स्ट, ये हमने इसमें देख लिया है। अच्छा, प्रिज्मा फ्लो चार्ट आप लोग को मैंने वेबसाइट डाल दी है, आप वहां से जनरेट कर सकते हैं। देयर ऑनलाइन जनरेटर्स भी मौजूद हैं, अगर आप ऑनलाइन जनरेट करना चाहें तो कर लें, लेकिन ऑनलाइन जनरेट करना कैन बी लिटिल बिट ट्रिकी। तो ये टेम्पलेट इजी मौजूद, एडिटेबल टेम्पलेट है इस वेबसाइट पर, यहाँ से इजीली यूज कर सकते हैं। एंड देन कम समरी टेबल्स। समरी टेबल्स हम तीन चीज़ों के लिए बनाते हैं, स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, जो हमने टेबल बनाया था स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें हमने क्वाली वो वाला टेबल जिसमें हमने क्वालिटेटिव डेटा को एक्सट्रैक्ट करा था, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसमें ऑथर, ईयर, पॉपुलेशन का नंबर, ठीक है, आउटकम्स, फाइंडिंग्स, रिसर्च गैप, वो चीज़ें जो मेन आउटकम्स की आउटकम्स होते हैं, पॉपुलेशन, कंट्री, एज, जेंडर मेंशन होता है, वो चीज़ हमने टेबल की फॉर्मेट में, अच्छा हम तो एक्सेल की फॉर्मेट में कर रहे होते हैं ना, तो हमने करना क्या होता है कि हमने एक्सेल को
जो भी हमारे एक्सेल की फाइल पे डेटा मौजूद है उसको हमने वर्ड की फाइल में कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है। यहाँ पे ये मैं खोल लेती हूँ। खुल गया शायद। अच्छा ये देखिए आप, ये मैंने स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल खोला हुआ है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऊपर कॉलम में रेफरेंसेस डाले हुए हैं और यहाँ पे मैंने अपने मेन मेन चीजें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, या तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं या फिर ये चीज आप अ, लंबे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब एक्सेल से वर्ड पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारे पास टेबल प्रॉपर नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको ना एक स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल कॉपी करके भी दिखाती हूँ। ये मैं आपको एक पेपर है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ। स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल। ये देखिए। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप मैंने क्या करा। लेट सपोज मैंने यही टेबल जो है अपना इसके एक्सेल फाइल से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने करा क्या है कि जब भी मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी एक्सेल फाइल से तो मेरे पास पूरा टेबल नहीं आता यूजुअली। तो फिर हम इसको ऑटो फिट करते हैं। इसका साइज छोटा करते हैं। यूजुअली हम टेबल्स का जो साइज है वो 9 या 10 रखते हैं ताकि हमारे पास वर्ड के फाइल में पूरा आ जाए। अगर आपका कोई ऐसा टेबल है जो आपको लग रहा है कि फिर भी नहीं आ रहा, वर्ड की फाइल में बहुत बड़ा टेबल जा रहा है, तो आप उसको एज एन सप्लीमेंट्री मटेरियल भी दे सकते हैं। ठीक है, और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स पे मेंशन कर देते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में कि सब एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल है और अपनी एक्सेल फाइल को सप्लीमेंट्री मटेरियल सबमिट करवाते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि आप सेपरेट फाइल में अपना टेबल सबमिट करवाते हैं। तो हम हमारे पास यूजुअली मसला ये आता है कि हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है ये पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है और जो हमारे टेबल्स हैं वो इतने वो विद मतलब ऑब्वियसली इसमें कॉलम इतने सारे होते हैं कि वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो या तो हम अपने टेबल को बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट के एंड में अटैच कर दें, इन द मिडल उसको हम एम्बेड ना करें। दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं कि हम अगर हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तो फिर हम उसको सिंपल एज अ सप्लीमेंट्री फाइल सबमिट कर दें। ठीक है, या फिर अगर हमें लगता है कि हम उसको किसी तरह फॉर्मेट कर सकते हैं वर्ड की फाइल में इन अ लैंडस्केप लेआउट, तो फिर हम ये काम करते हैं कि अलग से वर्ड की फाइल में टेबल टेबल 1 लिख के या जो भी आपका टेबल का नंबर है इन योर मैन्युस्क्रिप्ट वो मेंशन करके हम अलग से सबमिट कर देते हैं। तीसरी चीज ये हम ये भी करते हैं यूजुअली कि हम अपने टेबल्स को दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बहुत बड़ा टेबल है, लेट सपोज दिस वन। ठीक है, तो मैं
नंबर ऑफ पेशेंट्स तक या टाइप फ्रीक्वेंसी तक यहाँ तक कर दूंगी। अब जो मेरी मेन आउटकम्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, रिसर्च गैप है, लिमिटेशंस है, वो चीज़ मैं अलग वाले अलग टेबल में डॉक्यूमेंट करूँगी। क्योंकि मेरा अगर मैं दोनों चीज़ें एक ही जगह करती तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता और मेरी वर्ड की फाइल में प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पाता। ठीक है, चल मैं ना आप लोग को ना इसी से एक पेपर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरा स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब इसमें देखिए मेरे पास आउटकम और लिमिटेशंस भी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं सिमिलरली अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी, कॉपी करा मैंने यहाँ से अपना टेबल, मैं वर्ड की फाइल पे ले गई। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड की फाइल पे नहीं, एक खोल लेती हूँ। मैंने टेक्स्ट, अब ये देखिए मेरा टेबल आगे आधा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को ना समझ नहीं आता कि हम इसके लिए क्या करें। हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने है ना मेरे पास ऊपर उसकी जूम का ना वो लेआउट शो होता है, तो मुझे पास ऊपर के जो कॉलम्स हैं वो क्लियर नहीं आ रहे होते। तो मैंने इस टेबल के ऊपर क्लिक किया, टेबल लेआउट आ रहा है, मैं टेबल लेआउट पे जाऊंगी और मैं इसको ऑटो फिट करूँ। ठीक है, तो आप दो चीज कर सकते हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। ठीक है, यूजुअली हम ऑटो फिट विंडो करते हैं। ये अब देखिए किस तरह टूटे फूटा आ रहा है। तो मुझे पता है कि मेरा आउटकम और लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज पे मैं क्या करूंगी, इसको अपने पास डिजाइन पे जाके, सॉरी लेआउट पे जाके अपनी मार्जिन थोड़ी कम कर दूंगी, नैरो कर दूंगी बिल्कुल। इसको फिर मैं ओरिएंटेशन पे जाके, मुझे पता है कि इस पे नहीं आ रहा, तो मैं इसको लैंडस्केप करूंगी ताकि मेरी पूरी चीज आ जाए। अभी मुझे पता है कि ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पे जाके होम पे जाके इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा करूंगी, 10 कर लूंगी। ठीक है, अब मैं अपने ई कॉलम्स को मैनुअली एडजस्ट कर सकती हूँ कि मेरा ये प्रॉपर एक ही टेबल पे आ जाए। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा बहुत मैनुअली अरेंज करना है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, लेट सपोज ये आउटकम्स हैं, ये आपके पास टूल्स मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी यहाँ पे। सही है, और मैंने फॉर एग्जांपल BI शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो आपने ये काम जरूर करना है कि आपने इसके फुट नोट पे इन सारे जो भी आपके पास शॉर्ट का फॉर्म टेबल पे मेंशन है उसका एब्रीविएशन नीचे मेंशन करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग ना नहीं करते हैं या कभी कभी हम ये चीज भूल जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, हमारे पास स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं जो मेंशन होनी वेरी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑथर ईयर, कंट्री सेटिंग, कंट्री कौन सी है, रिसर्च सेटिंग क्या है, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में हुआ हुआ है, पॉपुलेशन बेस्ड हुआ हुआ है, पॉपुलेशन क्या है, स्टडी डिजाइन क्या है। ठीक है, इंटरवेंशन की, अगर कभी इंटरवेंशन कंपेरेटर की स्टडी तो इंटरवेंशन मेंशन करें, कंपेरेटर मेंशन करें, आउटकम मेंशन करें। ठीक है, डेमोग्राफिक्स मेंशन जरूर किया करें, पॉपुलेशन की कि एज क्या है, जेंडर क्या है। ये दो चीजें मेंशन होना आपकी स्टडी टेबल में बहुत जरूरी है, होती है। और आउटकम आपका प्राइमरी और सेकेंडरी आउटकम। उसके बाद हमारे पास रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट के टेबल्स होते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। कल के सेशन में हमारे पास रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट है, तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। हमारे पास पोखरेन, NOS डिफरेंट टूल्स होते हैं टू डू द क्वालिटी असेसमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स। ठीक है, तो ये मैं आपको जो है वो कल के सेशन में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज समरी ऑफ फाइंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमने फॉरेस्ट प्लॉट और फॉरेस्ट प्लॉट्स के अलावा हम अपनी जो भी समरी होती है फाइंडिंग्स की, जो भी हमने ओ आर क्या कहते हैं,
OR रिपोर्ट किया हुआ है, ऑड्स रेशो, रेट रेशो या मीन डिफरेंस रिपोर्ट किया हुआ है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम ये नंबर्स में भी दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसका भी एक टेबल इंक्लूड कर सकते हैं, बट दिस टेबल इज ऑप्शनल। इफ यू आर इंक्लूडिंग अ फॉरेस्ट प्लॉट देन दिस टेबल इज ऑप्शनल। अगर आप फॉरेस्ट प्लॉट मेंशन नहीं कर रहे और सिर्फ ये टेबल डाल रहे हैं तो इट्स फाइन। कभी कभी हमारे पास ना कोई पेपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट प्लॉट्स बन रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एनालिसिस होती है, डिफरेंट सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे फॉरेस्ट प्लॉट्स को फिर सब नहीं डाल पा रहे होते पेपर के अंदर। लाइक अगर आपके मल्टीपल एनालिसिस हैं, 10-20 फॉरेस्ट प्लॉट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास जर्नल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं टेबल्स एंड फिगर्स की, तो हम उतनी ही डाल सकते हैं। तो फिर हम उन फाइंडिंग्स को, जो फॉरेस्ट प्लॉट्स की फाइंडिंग्स होती हैं, उसको हम टेबल में समराइज करके टेबल इंपुट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट का एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंट स्टाइल होना चाहिए। अगर आपका पेपर एरियल में लिखा हुआ है तो अगर आपका मैन्युस्क्रिप्ट एरियल एरियल फॉर्मेट में लिखा है तो आपका टेबल का फॉर्मेट भी एरियल में होना चाहिए। ठीक है। यूजुअली हमारे पास हम टेबल्स की जो टेक्स्ट का साइज है वो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर देते हैं, डिपेंडिंग कि वो एक पेज पे आ जाए। लेकिन इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप जर्नल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फॉन्ट साइज, बॉर्डर्स, अगर आपके उस पर लिखा हुआ है लाइन नंबर, इन सब चीज़ों को रखें। फुट नोट्स पे अपने टर्म्स या एब्रीविएशंस डालें, मतलब टेबल के नीचे आपके पास आपके टर्म्स या एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म मेंशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज टेबल्स हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल में बहुत ज़्यादा लार्ज है, लेट्स सपोज मैंने आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे ये टेबल है, ये बहुत बड़ा टेबल है। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ भी कर लूँ ना, तो ये मुझे पता है कि इस पे नहीं आएगा, और आएगा भी तो इसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं ये वाला अपना टेबल एज इट इज, एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो पेपर पे डाल सकती हूँ। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखें, एनालिसिस के बाद द सेकंड मेन थिंग इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने अपनी सारी एनालिसिस को रिप्रेजेंट किस तरह कर रही है, पेपर में प्रेजेंट किस तरह करेंगे, एकदम जितना क्लियर, क्लीन 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 और क्लियर वे में आपके रिजल्ट्स प्रेजेंट हुए हुए होंगे, उतना अच्छा आपके मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस भी होते हैं। दूसरी बात ये कि जितना क्लीन लिखा जाएगा उतना रीडर के लिए समझने में आसानी है, ठीक है ना, रीडर के लिए पढ़ने में आसानी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग इन अ वेरी क्लीन एंड क्लियर मैनर। ठीक है। टेक्निकल टर्म्स जहाँ जहाँ यूज हो सक होनी हो जरूरी है, वहाँ तो हम ऑब्वियसली उन टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना क्लीन तरीके से क्लियर वे में हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं वो करेंगे। जो चीज़ें आप एज अ टेबल फॉर्मेट में मेंशन कर सकते हैं हम करें, क्योंकि टेबल्स आर वेरी इजी टू रीड। अगर मुझे कोई पेपर की फाइंडिंग पढ़नी होगी तो मैं पैराग्राफ पढ़ने से पहले उसका टेबल पढ़ूंगी, क्योंकि टेबल्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इजी टू ग्रैब होती है। ठीक है, तो आपका टेबल इतना ही क्लियर होना चाहिए कि कोई भी रीडर जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर हो। अच्छा, मैंने बताया है ना, जो हमारे स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का टेबल है, इसमें ऑथर, ईयर, कंट्री, सेटिंग्स, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन समरी ऑफ फाइंडिंग्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, ये भी मैंने अपनी स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, और मैंने आपको देखें, हमारा जो अभी आउटकम है, नंबर ऑफ स्टडीज, पूल्ड इफेक्ट साइज, जो भी हमारा, इफ यू आर इंक्लूडिंग समरी ऑफ फाइंडिंग, दिस टेबल इज ऑप्शनल। अगर आपके पास कोई मेटा एनालिसिस ऐसा है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फॉरेस्ट प्लॉट्स हैं, ठीक है, तो फिर हम फॉरेस्ट प्लॉट ही ऐड करते हैं, समरी ऑफ फाइंडिंग्स नहीं ऐड करते। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपनी समरी ऑफ फाइंडिंग्स ऐड करनी पड़नी है। ठीक है, वहां पे आपने नंबर ऑफ स्टडीज, पूल्ड इफेक्ट साइज, कॉन्फिडेंस इंटरवल, हेटेरोजेनिटी, कभी कभी ऐसा टेबल भी होता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे अपने पेपर में इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि इट शुड बी मेंशन, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स कि आपके पास ऑप्शनल है, कि अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है और आप ये चीज ऐड करने से मेरी पेपर की वेटेज बढ़ेगी, एक नई चीज है इसमें मैं टेबल फॉर्मेट में डालूंगी तो ज्यादा इजीली कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा, इजीली टू अंडरस्टैंड होगा, वो चीजें आपने ऐड करनी। ठीक है।
रिस्क ऑफ बायस असेसमेंट में हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं ये मैं आपको ना कल के सेशन में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज मैंने स्किप कर दी है फॉर टुमारो सेशन। आई होप कि यहाँ तक सबको अंडरस्टैंड हो। मैं अब आप लोग के ना क्वेश्चंस देख रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू आंसर इट वन बाय वन। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने पास चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हाजरा विल अनम्यूट यू। अच्छा, हाफजा मरियम कह रही है बिटमैप वाला रिपीट करना मरियम आपके लिए। लेट्स सपोज ये मेरे पास फॉर्म में ये मैंने जो भी अपना ग्राफ बनाया है ना पावर पॉइंट के अंदर, तो मैं इसको ग्रुप नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट कंट्रोल+A करूंगी और कॉपी करूंगी कंट्रोल+C से। ठीक है, मैंने कंट्रोल+A किया है, उसके बाद मैंने कंट्रोल+C किया है एंड देन मैं वर्ड फाइल पे जाऊंगी अपनी, जो भी मेरी XYZ की वर्ड फाइल है। पेस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पे जाके मैं पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगी एंड देन मेरे पास बिटमैप का ऑप्शन आएगा, मैं ओके करूंगी तो ये एज अ बिटमैप इमेज आ जाएगी। मुझे अब इसकी इसको वो करने की जरूरत नहीं, इसको आप रैप टेक्स्ट करके स्क्वायर कर लें, ठीक है, और फिर इसको नीचे कर लें जहाँ पे भी आपको अरेंज करना है। फिर इसको आप से इसी पिक्चर को आप सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको अलग से किसी जर्नल में ग्राफिकल इफेक्ट सबमिट करना है तो आप इसको, आपके पास फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं सेव एज टाइप करके, तो आप जिस भी फाइल में जो भी फॉर्मेट आपके जर्नल के लिए एक्सेप्टेबल है, यूजुअली जर्नल्स में JPG PNG और टिफ फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप इसको SVG की फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। SVG की फॉर्मेट में अगर आप करोगे ना तो वो पिक्चर्स कभी भी फटती नहीं है। ठीक है, टिफ इज ऑल्सो अ गुड फाइल फॉर्मेट, तो आप इन फाइल फॉर्मेट में इनको सेव करके चेक कर सकती हैं कि ये पिक्चर्स जूम इन करने पे ब्लर तो नहीं हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, मरियम ने लिखा है कि रीजन नहीं लिखेंगे एक्सक्लूड की, बिल्कुल लिखेंगे। रीजन 1 रीजन 2 रीजन 3 जो भी जितनी भी आपकी रीजंस हैं वो हम जरूर मेंशन करते हैं। मैं आपके साथ ना कुछ प्रिज्मा फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा प्रिज्मा फ्लो चार्ट है मेरी स्टडी का। तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ से आइडेंटिफाई करें वो लिखा हुआ है। ठीक है, डुप्लीकेट्स कितने रिमूव हुए, कितने रिकॉर्ड्स मैंने स्क्रीन करे, किसकी बेसिस पे एक्सक्लूड करे मैंने उनको, फुल टेक्स्ट कितने किए और उन फुल टेक्स्ट में से मैंने कौन कौन से पेपर्स इंक्लूड करे, उनकी रीजंस मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हर एक्सक्लूजन की हम रीजन जरूर लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी और को कुछ पूछना है क्योंकि बिटमैप वाला मैंने रिपीट कर दिया है। मरियम, मैं स्लाइड आपको भेजने से पहले ना एक एक रेफरेंस पिक्चर सबकी इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। मैं स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, सिर्फ लिखोगे ना स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स के स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, और हर स्टडी कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे ना आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही होंगी। तो हाँ। एक जनरल टेम्पलेट होता है जो मैंने आपको बता दिए, जिसमें आपका स्टडी, ऑथर, ऑथर, एयर, कंट्री,
स्टडी डिज़ाइन के कौन सी स्टडी डिज़ाइन है, आरसीटी है, क्रॉस सेक्शनल है, क्या है वो। उसके बाद पॉपुलेशन कौन सी है, अगर आपकी एक ही पॉपुलेशन पे काम हुआ है वो फिर आप मेंशन नहीं करते। एथनिसिटी, अगर आप ह्यूमंस पे काम कर रहे हो और आपका फोकस एथनिसिटी के ऊपर है तो आप हम लोग एथनिसिटी भी मेंशन करते हैं, देन एज, जेंडर। ठीक है, उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पीपल्स इन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन और कम, अगर इंटरवेंशन ग्रुप में आपके पास कितने लोग थे, कंपेरेटर में आपके पास कितने लोग थे, वो मेंशन ज़रूर करते हैं हम। हमारे पास इंटरवेंशन क्या थी, कंपैरिजन में हमने क्या चीज़ दी गई है वो मेंशन करते हैं, और फिर उसके आउटकम्स क्या क्या थे। ठीक है, अगर कोई साइकोलॉजी का बंदा है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग हैं साइकोलॉजी के, तो वहाँ पे टूल्स मेंशन करते हैं कि हमने कौन से टूल्स से फलाना चीज़ एक्सेस करी। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन और एंजाइटी है तो उनके वेरियस टूल हैं। ठीक है, और यूजुअली डिप्रेशन एंजाइटी के साथ पेन वगैरह भी मॉनिटर किया जा रहा होता है। तो या डिफरेंट आउटकम्स के डिफरेंट टूल्स, क्वेश्चनियर टूल्स होते हैं। अब डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के लिए ईपीडीएस और डिफरेंट टूल्स हमारे पास यूज़ होते हैं, बीएस वीएस। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, उसको आप अपने टेबल में मेंशन कर सकते हैं। वो अगर आप मेटा एनालिसिस कर रहे हो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का, तो आप उसमें प्रिज्मा यूज करोगे। अगर आप सिर्फ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की बात कर रहे हो तो उसका एक अलग पैटर्न होता है जिसमें आप मेंशन कर रहे होते हो कि आपने किस तरह अपनी पॉपुलेशन को इंक्लूड किया। इट्स बेसिकली अ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्क्रीनिंग वाली चीज़ नहीं आती। बट हाँ, आप इसकी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए थोड़ा अपने आरसीटी के अकॉर्डिंगली ट्विक करके यूज़ कर सकते हो, ताकि जो भी रीडर है उसको पता चले कि आपने कितने पेपर्स एक्सक्लूड करें और किस बेसिस पे एक्सक्लूड करें, टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि यूजुअली हम एक्सक्लूजन का अलग से टेबल नहीं डालते। कुछ बहुत अच्छे मेटा एनालिसिस होते हैं, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक रिव्यू पेपर्स होते हैं, उनमें बकायदा सप्लीमेंट्री मटेरियल में पूरी पूरी एक्सेल फाइल होती है जिसपे उन्होंने एक्सक्लूडेड पेपर्स की लिस्ट डाली हुई होती है और रीजन लिखा होता है कि हमने ये पेपर्स इन बेसिस के ऊपर एक्सक्लूड करें। नफीस, मैंने दो चीज़ें बताई हैं। यूजुअली जब भी हम मेटा लिखते हैं ना तो हम इस तरह जितने मैंने प्रिज्मा पढ़े हैं, ठीक है, और जितने मैंने अभी तक सबमिट करवाए हैं, काम करके दिए हैं, तो यूजुअली हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हम रिपोर्ट्स का अलग से मेंशन नहीं कर रहे होते, हम रिपोर्ट्स का ना मेटा एनालिसिस में मेंशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पेपर में 3 आउटकम्स हैं, 3 रिपोर्ट्स हैं। ठीक है ना, तो रिपोर्ट्स पे आ जाता है वो। ठीक है। एक्चुअली मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अगर तो उसमें रिपोर्ट नहीं है ना, लाइक जैसे आपने कहा कि स्टडीज हम तब इंक्लूड करते हैं जब उसमें एक रिपोर्ट है, और जब रिपोर्ट्स हैं तब उसमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं तब उसमें इंक्लूड करते हैं। तो अगर हम उसमें रिपोर्ट है ही नहीं तो हम उसको एक्सक्लूजन में निकाल देंगे ना कि हमारे में डाटा ही नहीं मिला। जितना मैडम मुझे क्लियर है ना वो ये था कि जो रिपोर्ट्स वो हैं जो आपको किसी डेटाबेस से मिलती हैं, रिजल्ट्स मेटा के या कोई भी, और स्टडीज में है जो आपको आर्टिकल्स, ओरिजिनल आर्टिकल से मिलते हैं। तो रिजल्ट्स दोनों में होते हैं, दोनों में सेम होते हैं। अगर आप हम जितना डेटाबेस है ना हमारी, अगर WHO की देखें या फार्माकोविजिलेंस की जो डेटाबेस है हमारे, जो फेयर्स डेटाबेस है इस तरह, तो जो वहाँ से हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्योंकि वो आर्टिकल के थ्रू, मतलब ओरिजिनल स्टडी तो परफॉर्म नहीं होती ना, वो एक फाइनल स्टडी होती है या एक कोहॉर्ट, एक लास्ट स्टेज मल्टी सेंटर स्टडीज होती हैं, तो उन्होंने डेटाबेस पे रखी होती है रेट्रोस्पेक्टिव डाटा के थ्रू। तो वो रिपोर्ट्स के ज़मरे में आती हैं, जबकि ओरिजिनल आर्टिकल से आप डाटा लेते हैं तो वो आपका इसमें आता है स्टडीज में, जितना मैंने देखा है। मे बी मेटा में से थोड़ा डिफरेंट हो। हाँ, नफीस, यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, रिपोर्ट्स हम उन्हीं को थैंक यू। consider करते हैं जो हम डिफरेंट रजिस्टर्स से उठा रहे होते हैं। जी जैसे कि जी। क्लिनिकल ट्रायल हो गया, WHO हो गया, इनके जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, वो वाले जो डेटाबेसेस हैं, उनसे जो हम रिजल्ट्स उठाते हैं जो पब्लिश नहीं होते, होने वाले होते हैं। ठीक जी है, जी। जी अल्टीमेटली वो जी पेपर सही, थैंक पब्लिश यू। होते हैं। वो रिजल्ट्स भी पब्लिश होते ही हैं अल्टीमेटली, लेकिन या तो वो पब्लिशिंग के प्रोसेस में होते हैं,
बहुत दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है क्लिनिकल ट्रायल्स में रिजल्ट्स पहले रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, और जब तक वो पब्लिश होते हैं तो वो उनको टाइम लगता है ऑब्वियसली। हाँ सही सही, वो फिर बाद में वो ओरिजिनल आर्टिकल यानी स्टडीज में कहलाएंगी, और अगर पहले लेंगी तो वो रिपोर्ट्स कहलाएंगी। ऐसी चीज़ है जो आपको रिपोर्ट सही। से भी मिल रही है और वो पब्लिश भी हुई हुई है, तो हम उसको एक ही सही। कंसिडर करें। कि आप चलो उसको फिर सही। पब्लिश्ड वाले पेपर को ही कंसिडर करोगे, रिपोर्ट को फिर आप इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। थैंक यू। लेकिन थैंक रिपोर्ट यू। हम उसी वक्त इंक्लूड करते हैं जब हमारे पास वो रिपोर्ट पब्लिश फॉर्म में ना हो। लेकिन मैंने देखा है जो पब्लिश, कुछ पब्लिश रिपोर्ट्स भी होती है ना डेटाबेस में। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने मैंने अगर आप लोगों को याद हो, मैंने स्टार्टिंग के सेशन में अपना एक पेपर शो किया था, मेटा एनालिसिस। ठीक है। तो उसमें मैंने एक रिपोर्ट इंक्लूड की थी, एक स्टडी थी, आरसीटी था। वो उस टाइम पे पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है। उसके रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल की वेबसाइट पे अवेलेबल थे, और उससे रेलेवेंट कोई पेपर स्टडी नहीं मौजूद थी। ठीक है। तो मैंने क्लिनिकल ट्रायल से उसके रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करके सबमिट कर दिया था अपना पेपर। बट द मेन वाइल जब तक मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ, तब तक वही जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश हो चुके थे इन अ यानी कि वो पेपर। स्टडीज बन गई थी। ठीक है। बिल्कुल, वो स्टडी इन अ फॉर्म ऑफ स्टडी रिपोर्ट हो गए थे। ठीक है। सही। इवन मेरे पास रिव्यूअर ने मुझे कमेंट किया कि आप ये वाली स्टडी इंक्लूड करें, तो जब मैंने चेक किया, मैंने कहा ये तो वही स्टडी है जिसके मैं क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट रिपोर्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है। सही। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने अपने पास रेफरेंस अपडेट कर दिया। मैंने जो पहले रिपोर्ट का रेफरेंस डाला, रेफरेंस को मैंने अपडेट करके स्टडी का रेफरेंस कर दिया, क्योंकि दे बोथ आर द सेम। लेकिन हम हमेशा पब्लिश्ड वर्क पे ज्यादा जा रहे होते हैं, हम पब्लिश्ड वर्क को ज्यादा रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बट हाँ, कभी ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई मेटा एनालिसिस इंटायरली रजिस्टर्ड रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो फिर आप उस पे से नंबर ऑफ रिपोर्ट्स भी मेंशन कर सकते थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। हैं। अगर आप लोग रयान यूज कर रहे हैं, मैं तो नहीं करती रयान। अगर आप लोग रयान यूज कर रहे हैं तो आप लोग रयान के थ्रू कर सकते हैं। यूजुअली मैं ये करती हूँ कि मैं एक्सेल पे ही अब वो लिस्ट बनाती हूँ, एक्सेल पे ही मेंशन कर रही होती हूँ, और एक्सेल पे ही मैं अपना सारा रिकॉर्ड रखती हूँ। ठीक किस है। चीज की लिस्ट, इंक्लूजन की रीजन वगैरह? मरियम पूछ रही है कि हम एक्सक्लूडेड स्टडीज का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, तो मैं वो बता रही थी कि एक्सक्लूडेड स्टडीज का रिकॉर्ड अगर आप रयान यूज कर रहे हो, तो आप रयान से उसकी सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लोगे। अगर आप रयान यूज नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई डू नॉट यूज रयान। ठीक है। मैं सारा काम एक्सेल पे करती हूँ। तो एक्सेल पे आपके पास जो भी एक्सक्लूडेड के रीजंस होते हैं, तो आप उससे नंबर फिल्टर आउट कर सकते हो। इसका भी मैं आप लोग को शो कर देती हूँ आपने यूजुअली। लास्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर बताया था ना जिसमें हम लोग सारे फाइल्स जो डेटा है आर्टिकल्स का हम लोग वो डाउनलोड करते हैं और उसमें एक्सक्लूड कर रहे होते हैं जो स्टडीज हमें नहीं चाहिए होती हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में भी हम लोग रख सकते हैं रिकॉर्ड। अच्छा, ये आप लोगों का जो स्टडी सिलेक्शन वाला पार्ट था ना, ये मैंने नहीं लिया, आपकी किसी और ने लिया है। ठीक है। बट हाँ, हम रयान पे या आप जो भी टूल यूज कर रहे हो उस पर हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। सही है। एंड देयर इज नॉट जस्ट रयान, लोग जो है वो एंड नोट पे भी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, एंड नोट से भी लाइब्रेरी बना रहे होते हैं। लोग मैंडली पे भी लाइब्रेरी बना रहे होते हैं। ठीक है। तो दे आर डिफरेंट वेज। मैं आप लोगों ने एक चीज शो कर देती हूँ। यस, तो प्लीज एक्सेल शीट भी शो कर दें कि आप किस तरह जो है एक्सक्लूडेड स्टडी को मेंशन करती हैं अपने पास रखा होता है। क्योंकि जहां हमने मेंशन करना है उसका रीजन साथ में देना है। तो हम लोग कैसे रीजन चूज करेंगे, क्योंकि अक्सर लिमिटेशंस में तो दो तीन चीजें होती हैं उन्होंने दी होती हैं कि ये लिमिटेशन थी। तो हम लोग अपने एक्सक्लूडेड क्राइटेरिया को सामने रखते हुए उसका एक्सक्लूजन वो करेंगे कि क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा, ये देख लो। ये ना मेरे पास एक ये टेम्पलेट है। ठीक है। ये टेम्पलेट मैंने किसी महान बंदे ने गूगल पे ही डाला था। ठीक है। तो बड़ा अच्छा टेम्पलेट मुझे मिला था कहीं से। आई आई हैव डाउनलोडेड दिस टेम्पलेट फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है। किसी महान बंदे ने ही डाला हुआ था, मुझे नहीं पता ये किस कहाँ से मैंने लिया है। आई डू नॉट रिमेम्बर दैट स्टफ। बट हाँ, ये आप इसका टेम्पलेट बना सकते हो।
ठीक है। और आप यहाँ पे आपके पास जो जनरलाइज्ड आपने जो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा है ना, दैट इज द रीजन टू एक्सक्लूड द पेपर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया है कि आपके पास लेट सपोज डिप्रेशन के पेशेंट्स होने चाहिए, इंक्लूजन क्राइटेरिया मेरा, ठीक है ना। तो मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, अदर पॉपुलेशन, ठीक है, या अदर डिजीज, कि भाई या अदर हेल्थ कंडीशन, ये मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, कि मेरे पास डिप्रेशन के जो भी पेपर है डिप्रेशन पे नहीं है, एंजाइटी पे है, या डिफरेंट दूसरी मेंटल डिसऑर्डर पे है, लेकिन डिप्रेशन पे नहीं है। तो ये डिप्रेशन पे ये भी होता है, जब हम साइकोलॉजी करते हैं तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और 2-3 और आपके मेंटल वेलबींग के टर्म्स होते हैं जिनको हम आईसीडी कोडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो आईसीडी की बेसिस पे हम देख रहे होते हैं कि भाई ये वाला पेपर डिप्रेशन पे है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन यूज की है वो इस कोडिंग के मुताबिक डिप्रेशन के डोमेन पे फॉल नहीं करते, बिकॉज देयर आर मैनी 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 कंडीशंस दैट अपीयर्स लाइक डिप्रेशन बट इट्स नॉट डिप्रेशन इटसेल्फ। ठीक है ना, क्लिनिकली वो डिप्रेशन नहीं होती, बट इट हैव सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन। तो आप अगर आपका वो मेन आउटकम नहीं है या मेन गोल नहीं है टू स्टडी दैट पॉपुलेशन, तो फिर आप उसको लिख सकते हो कि रॉन्ग पॉपुलेशन है, या फिर आप मेंशन कर सकते, आप अपने ना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन कर दो और फिर उसको मेंशन करते जाओ। ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखती हूँ। लेट सपोज मेरा सारा काम कैंसर पे होता है, ठीक है, तो मेरे पास अगर कैंसर है, कैंसर के अलावा कोई और टॉपिक, किसी और कैंसर के ऊपर कोई डेटा मौजूद, तो मैं लिख दूंगी अदर टाइप ऑफ डिजीज, या अदर हेल्थ कंडीशन, या अदर कैंसर। लेकिन मैं अपने जो एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं उनको ग्रुप ग्रुप कर देती हूँ, और वो मैं मेंशन करती रहती हूँ मेरे पास ना। ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो कि आपने पबमेड से किया, रिजल्ट इतने डिस्प्ले हुए, इंटरनल डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद इतने आ गए, इतने स्टडी आपने आइडेंटिफाई करे, आप अपने एक्सेल पे ना मेंशन कर दें। ठीक है। मैं कोई एक वर्केबल फाइल भी आपको दिखा देती हूँ स्क्रीनिंग। प्लीज ये टेबल भी हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपने एक्सेल शीट खोली हुई थी सबसे पहले वाली, उसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, WS और समथिंग स्कूपर्स, तो वो थोड़े से एक्सप्लेन कर दीजिएगा वो क्या है। अच्छा, ये ये नहीं, वाली। नहीं नहीं नहीं, वो सबसे इससे पहले वाली, जो सबसे पहले खोली थी आपने जी, ये वाली, WSN स्कूपर्स और ये ब्रैकेट्स एम्बेसेस, ये क्या है? तो ये जर्नल के द बारे में? ओ, ये वेब ऑफ डेटाबेस। साइंस। ओके, जी। ठीक है। वेब ऑफ स्कोपस, एमबेस, पबमेड। अच्छा, यूजुअली क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप सबके डेटाबेसेस को अलग 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 स्ट्रीम करो। मैं नहीं करती। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, ये मेरा अपना टेम्पलेट नहीं, मैं इसको थोड़ा अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली ट्विक करती हूँ। ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। ठीक है। तो आप अगर नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने एक साथ पेपर्स को निकाला हुआ है, तो आप एक साथ वाले नंबर्स लिख दो जो भी है। ठीक है। मैं ना आप लोगों के साथ कोई एक वर्केबल फॉर्मेट शो कर देती हूँ। आई माइट हैव समथिंग। एक्चुअली इशू ये है कि मेरा सारा काम ना मेरी यूएसबी में पड़ा हुआ है, और मेरे पास लैपटॉप पे बहुत लिमिटेड वर्क की फाइल्स अवेलेबल हैं जो मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें ना ज़्यादा डेटा मौजूद होता नहीं है। तो आई हैड टू फाइंड थिंग्स फॉर यू। May I ask question meanwhile? जी। May I ask the question meanwhile? जी जी, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल स्टडीज का डाटा क्या हम एक लाख अगर कंपाइल कर सकते हैं मेटा एनालिसिस में, तो पहले जो तय करने के ये पॉसिबल है? सेम सब्जेक्ट, सेम पॉपुलेशन, सेम एक्सपोजर आउटकम, लेकिन डिफरेंट टाइम्स मतलब क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो, तो क्या हम उसको मेटा में रिपोर्ट कर सकते हैं सेम पॉपुलेशन से? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हम जो है लेटेस्ट डाटा यूज करेंगे या और डाटा यूज करेंगे, या दोनों के रिजल्ट ऐड करेंगे? अ, यार आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दोगे, मुझे ज़रा क्लियर नहीं हूँ, आवाज़ क्लियर देखिए नहीं जी, है, इस लाउड। तरह है कि अगर देखिए दो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हुई एक ही जगह सेम टॉपिक पे, ठीक है, एक है 2021 की, एक है 2024 की, तो हम लेटेस्ट रिजल्ट ऐड करेंगे 24 का, या हम 21 दोनों का ऐड करेंगे?
अच्छा, अगर एक क्रॉस सेक्शन आप ना इस चीज को क्रॉस चेक करोगे कि अगर उन्होंने सेम ही डेटा रिपोर्ट किया हुआ है या अलग अलग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हुए हैं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है ना कि 2021 में उनकी जो पॉपुलेशन हो 200 पेशेंट्स वो अलग हो, और 2024 में जो उनके पास 200 पेशेंट्स हैं वो अलग हो। ठीक है, क्योंकि हम जी। लोग ये चीज़ बहुत कम होती है कि डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो दोबारा पब्लिश हो। ठीक है। नहीं, जो क्रॉस, जी जी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो बिल्कुल। क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो तो आपको पता है ना, periodically होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल पीरियोडिकली होती रहती है, लेकिन आपके पास पॉपुलेशन भी तो डिफरेंट होती है ना, जरूरी नहीं कि आप सेम ही पेशेंट पे कर दो या फिर आपका चलिए, अगर आउटकम। हमारा, ठीक है, अगर हमारा में भी पॉपुलेशन डिफरेंट हो, लेकिन अगर हमारी ड्रग और एक्सपोजर आउटकम सब सेम है, तो तो आप फिर इंक्लूड हम करो, क्या करेंगे? दोनों को इंक्लूड करोगे, ठीक। क्योंकि वो आपको रिजल्ट तो अलग दे रहा है ना। जैसे वो आपका एक्सपोजर सेम था, प्लेसिबो सेम था, इंटरवेंशन सेम थी, लेकिन आपके पास 2021 में अलग पॉपुलेशन थी, मतलब पेशेंट सैंपल अलग था, 2024 की स्टडी है पेशेंट सैंपल अलग था। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके रिजल्ट्स अलग हैं। मैडम, इसमें टर्म यूज हो रही है पूल्ड डाटा ना? जी। पूल्ड डाटा एक टर्म यूज हो रही है मेटा अच्छा, एनालिसिस में, जो हमने लेक्चर्स में। एनालिसिस में हम पूल्ड डेटा ये कहते हैं कि हमने चार अलग अलग पेपर से डेटा लिया और उसको एक जगह गैदर कर लिया। ठीक है, उसको फिर हम पूल्ड डेटा कहते हैं कि हमने पूल करा है डिफरेंट डिफरेंट पेपर से। बेसिकली वो कंबाइंड डेटा होता है फ्रॉम एवरी पेपर्स। फैंसी वर्ड है थैंक कंबाइंड। थैंक ठीक है। अच्छा, ये देख ले, ये ना मेरे पास एक चीजें मेंशन है अदर पॉप। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना आप चेक कर सकते हो कि स्टैंडर्डाइज्ड एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज मेंशन किए हुए। ठीक है, तो मैं करूँगी क्या, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाए हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या करती हूँ मैं कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे जो मेरे पास फिल्टर में आ रहे हैं ना, ये सब मेरे एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, क्या आएंगे, ये सब मेरे रीजन ऑफ एक्सक्लूजन के रीजंस हैं जो मेरे पास यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकोगे प्रोटोकॉल, रिव्यू, सर्वे, ईमेल लिखा हुआ है। इन तीनों चीजों को ना मैं अदर अदर स्टडी डिजाइन के तौर पे रिपोर्ट करूंगी। ठीक है, तो इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो मैंने 2-3 दफा लिखी हुई होती हैं और वो होती एक ही चीज है। रेट्रोस्पेक्टिव, रिव्यू, सर्वे, या अदर स्टडी डिजाइन में आएंगी मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ से लेट सपोज सेलेक्ट ऑल छोड़ के एनिमल स्टडी पे जा रही हूँ। ठीक है, मेरे पास आ गया कि एनिमल स्टडी के 2 पेपर है। ठीक है, तो मैं एक अलग से एक्सेल शीट बनाऊंगी और मैं यहाँ पे नंबर लिखते जाऊंगी कि रीजन ऑफ एक्सक्लूजन एनिमल स्टडी एन इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैंने दूसरा रीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मैंने कुछ नहीं करा, मैं डेटा पे गई हूँ और मैंने फिल्टर लगाया है और इस फिल्टर से मैं अपने रीजन फिल्टर कर दिया है। मुझे दूसरा फिल्टर देखना है। लेट सपोज मेरा दूसरा रीजन है अदर स्टडी टाइप्स। ठीक है, तो अदर स्टडी टाइप्स में अदर डिजाइन है मेरे पास, ये सब आ जाएंगे, सर्वे आ गया। ठीक है, ओके। अब इसमें मैं देखूंगी कितने पेपर शोर हैं, 13। तो मैं लिख दूंगी एनर्जिकल सुप्री, तो मैं अलग से एक टेबल बनाऊंगी, उसमें मैं ये सब चीजें मेंशन करूंगी। समझ आ गई ये चीज? आई आई होप कि ये चीज इस पे ना क्लियर हो। ठीक है, ठीक। नहीं, वो मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी कि जो फिल्टर आपने लगाया लेकिन ड्रॉप डाउन में आपने कैसे ऐड किया था? एक्चुअली मुझे वो आता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि ड्रॉप डाउन किस तरह आपने वो ऐड किए थे। अच्छा, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। कौन सा वाला था, ये वाला था? ये मैंने फिल्टर लगाया ना। ठीक है,
लेट सपोज मैं सिलेक्ट ऑल करती हूँ। मैं आपको ना पहले से दिखाती हूँ। मैंने कुछ नहीं करना। मैंने ये सिलेक्ट करने हैं। ठीक है। और मैंने जाना है यहाँ डेटा पे जाना है। डेटा पे जाएंगी तो आपके पास ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा होगा एक्सेल पे। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। ठीक है। फिर आपने इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। और आपने यहाँ पे आपने अपने जो भी आपको सेलेक्ट करना है उस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। लेट्स सपोज एनिमल स्टडी। तो ये आपको शो कर देगा कितने पेपर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। और यहाँ पे नीचे मेंशन भी होगा कितने पेपर्स आ रहे हैं। और ये ड्रॉप डाउन में खुद ही ये चीजें ऐड होती हैं फिल्टर में, हमें करनी नहीं होंगी? हाँ, खुद मेंशन होती है एक्सेल पे। हाँ। ठीक है। तो ये इसकी बेसिस पे है ना, फिर आप इससे अपने पास एक्सेल में जो है वो चीजों को ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। मैं देखूंगी मेरे पास से एक बहुत अच्छा क्लीन और सॉल्व वर्जन भी होगा ये एक्सेल वाला टेबल का, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है या फिर हम इसको जस्ट एंड करते हैं? मुझे मगरिब की अजान हो रही है। और किसी को कोई क्वेश्चन है या फिर बस मैं इसको वाइंड अप करूं? एंड नहीं कर हम सेशन। क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नहीं है मैम, थैंक यू सो मच एक्सप्लेन करने के लिए। बस अब टेंशन ये है कि हमसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, होपफुली बना लेंगे। बन जाएगा, बन जाएगा। वे देखिए, एवरीवन इज अ बिगनर एट सम पॉइंट। ठीक है। आई वॉज ऑल्सो अ बिगनर एट सम पॉइंट। तो हर कोई किसी पॉइंट पे बिगनर होता है, हर कोई बंदा पहली दफा करता है, बट आप जब पहली दफा कर लेते हो तभी आपको आता है काम। और जब आप काम करने बैठते हैं तो आ जाता है। हर कोई कर लेता है। तो इट्स नॉट, कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, बस उसको कीप इन चेक रखना होता है। और जब आप, और वही वाली बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज। कल का मेरा सेशन है रिस्क ऑफ बाइस का। तो मैं आपको फिर कल जो हमारा जो एक और टेबल जो हमने आज के सेशन में कवर नहीं किया हुआ रिस्क ऑफ बाइस या क्वालिटी असेसमेंट वाला, वो फिर हम नेक्स्ट कल के सेशन में करेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल प्लीज़ 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 भी कल का सेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप सब 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 6 बजे आएँ, ताकि फिर हम 6 बजे ही इसको स्टार्ट कर दें एग्जैक्ट, और डिले ना करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।